हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा वीडियो है इनसाइड स्टोरी हाउ नेपाल बर्न्ड इन 38 आवर्स, जेनजी प्रोटेस्ट, पीएम ओली रिजाइंस। देखिए, मैं नॉर्मली ये बहुत ही अचानक से चीज़ हुई थी, तभी लिखा है 38 आवर्स कि इतनी तेज़ी से ये एस्केलेट होगी चीज़ कि 38 आवर्स में नेपाल बर्न हो रहा है, जेन जी यंगस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएम ओली रिज़ाइन कर रहा है। तो ये बहुत ही, आप कैसे, बहुत जल्दी हुआ। बहुत ही ऐसा लग रहा था कि अंदर बहुत ही कुछ चल रहा था और एक दिन सडनली कंट्रोल नहीं हो पाया और पूरा का पूरा जैसे वोल्केनो फटता है वैसे फटा है। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। एक तरफ काठमांडू की सड़कें खून से लाल हैं तो दूसरी तरफ युवाओं की चीखें आसमान छू रही हैं। एक तरफ युवाओं के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मारना सही था। ये सवाल उठ रहे हैं कि मंत्रियों को नंगा कर मारना सही था, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास को जलाना सही था। तो दूसरी तरफ उनकी वीर गाथाएं सुनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इतिहास की ये पहली क्रांति है जहां बिना किसी नेता के जेनजी ने सत्ता को हटा कर रख दिया। 36-38 घंटों में सरकार बदल कर रख दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स और वीडियोस डालने वाली जेनजी आज क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। दुनिया में कई जगह युवाओं को इंस्पायर कर रही है। वो सरकार जो सोशल मीडिया को बैन करके इन्हें कमजोर कर रही थी, जेनजी उसे सत्ता से ही उखाड़ फेंकती है। 38 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री कुर्सी गर्त में समा जाती है। लेकिन सवाल यह है कि वो आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, वो कैसे असाधारण विद्रोह में तब्दील हो गया। क्या वजह रही? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप जड़ में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो जेनजी जो हाथों में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो कह रहे थे कि सोशल मीडिया को बैन ना कीजिए, वो आज उग्र थे। उनका गुस्सा उग्र था। और ये गुस्सा यूं ही नहीं था। ये 38 घंटे में जो सरकार बदली है, ये यूं ही नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है, भाई भतीजावाद भी है, जेनजी की खूनी जंग भी है। और ये सब मिलाकर उस नेपाल को जो कभी शांति का प्रतीक था, आज अस्थिरता में डाल दिया। नेपाल क्यों जला, कैसे जला, इसे अगर आपको समझना है तो 4 सितंबर से कहानी शुरू करना पड़ेगा, जब एक बैंड ने चिंगारी जलाई थी, बाद में जिसे पुलिस की गोलियों ने आग में तब्दील कर दिया। एक ऐसी आग जो आज नेपाल के हर जिले में चल रही है। एक ऐसी आग जिसमें झुलसकर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी मर चुकी है। एक ऐसी आग जिसमें झुलसकर सारी सरकार बाहर हो चुकी है। और एक ऐसी आग जिसने नेपाल को अस्थिरता के दौर में डाल दिया है। इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि नेपाल में जो बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो गुस्से में आकर अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाने लगे। कहानी 4 सितंबर से शुरू होती है। 4 सितंबर 2025 को ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स समेत 26 प्लेटफॉर्म। देखिए, ये बोल रहे हैं कि शुरुआत हुई है सोशल मीडिया को बैन करने से, प्रॉब्लम शुरू हुई है। कहा रजिस्ट्रेशन नियम तोड़ रहे हैं। बच्चे जो थे वो यहाँ परेशान हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि नेता का लड़का जो है वो तो आलीशान जिंदगी जी रहा है। और यहीं से नेपो किड्स और नेपो बेबीज हैशटैग शुरू किया गया। मगर जब सोशल मीडिया बंद हो गया तो हैशटैग्स का क्या होगा। नेपाल की आबादी में जो लाखों करोड़ों बच्चे थे, वो सड़कों पर उतर आए, स्कूल यूनिफॉर्म में उतरे, हाथों में किताब थी, नारे लगाते, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। वो मांग कर रहे थे कि उनकी बात मान ली जाए। शुरुआत में आंदोलन में कॉलेज के बच्चे किताब का बैनर लेकर थे, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को लेकर आवाज उठा रहे थे। लेकिन सत्ता कई बार अंधकार। देखिए, इस वीडियो के हिसाब से सबसे पहले बैन हुआ था सोशल मीडिया, उससे बच्चे परेशान हुए। और जैसे हैशटैग लगाने में, सोशल मीडिया बैन ही हो गया तो हैशटैग क्या लगेंगे। उसके बाद लोग जो हैं सड़कों पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो क्या ये सारा पंगा हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बैनिंग, ये मुझे क्लियर नहीं है। में चली जाती है, सत्ता अभिमान में चली जाती है, सत्ता को लोगों से कनेक्शन खत्म हो जाता है। और नेपाल में भी यही हुआ। अनलेस ये होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में, कि लोगों को करप्शन नज़र आ रहा था और वो सोशल मीडिया में जाके करप्शन की आवाज़ उठा रहे थे, नेपो किड्स के बारे में बता रहे थे। जब गवर्नमेंट ने ये देखा तब उन्होंने कहा कि रजिस्टर के नाम से हम उसको शट डाउन करते हैं। जब शट डाउन किया तो ये सब आगे बढ़ गया। ऐसा पॉसिबल मुझे लग रहा है। नेपाल की सरकार अपने ही बच्चों को दुश्मन समझने लगी। अगर कोई भी इंसान वायलेंस करता है तब सोचने लगेगी, मगर अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तब आपको कुछ नहीं करना चाहिए था। नेपाल की सरकार ये भूल गई कि ये उनके बच्चे हैं, उनके मुल्क के बच्चे हैं। और 8 सितंबर को पुलिस ने काठमांडू में इन बच्चों पर गोलियां चला दी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप
पीसफुल प्रोटेस्ट पे कुछ ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है कि पीसफुल प्रोटेस्ट पे उन्होंने गोलियां चला दी, ऑब्वियसली उससे तो चीज़ें खराब होंगी एंड दैट इज़ इलीगल। 20 बच्चे मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, किसी की छाती पर गोली लगी, किसी के पैर पर, किसी की आंख के नीचे। एक 22 साल का बच्चा संसद के बाहर नारा लगाते हुए पैर में गोली खा गया। एक और वीडियो आया जिसमें बच्चे कह रहे थे कि छाती पर गोली खाई, ये नेपाल का खून है। एक जूता दिखाई पड़ा जो खून से सना हुआ था, मृत छात्र का, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने हैशटैग चलाया ब्लडी शू नेपाल, और यह हैशटैग की तस्वीरें दुनिया भर में ट्रेंड की। ये वो तस्वीर थी जिसने नेपाल के लोगों के मन में गुस्सा भर दिया। ये वो तस्वीर थी जिसने दुनिया को दिखाया कि नेपाल की सरकार ने कैसे नेपाली बच्चों के साथ दमन किया। ये वो तस्वीर थी जिसके बाद इन बच्चों ने शांति। देखिए, क्योंकि इंडिया नेबर है नेपाल का, तो इंडिया में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मगर ये कहना कि पूरे वर्ल्ड में इसकी न्यूज़ गई है, दैट मे नॉट बी ट्रू। गई होगी बट थोड़े, मतलब आप कह सकते हैं किसी थोड़े समय के लिए गई होगी। ऐसा नहीं है कि हेडलाइंस में उसने कवर किया होगा। तो सारा इम्पैक्ट नेबर्स को ज़्यादा होता है। तो एशियन कंट्रीज़, नेबर्स, यस, उन पे इम्पैक्ट विल बी मैक्सिमम। पूर्ण प्रदर्शन को, मगर आप ये नहीं कह सकते कि अफ्रीका में कहीं पर, नाइजीरिया में भी इतना इम्पैक्ट होने वाला है, सूडान में इतना इम्पैक्ट होने वाला है। नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कांट से, बट यू कैन से इन द रीजन, यस। छोड़ दिया और फिर जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। राजीव गांधी साहब ने एक बार इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती रहती है। 20 बच्चों की मौत हुई थी। ये बच्चे अपना आपा खो बैठे और फिर फायरिंग का आदेश देने वाले डीजीपी को प्रदर्शनकारियों ने मार दिया। वो मीडिया चैनल जो बच्चों के हित की बात नहीं दिखा रहे थे, जो सरकार के भोंपू बने बैठे थे, उन चैनलों पर हमला कर दिया गया। टीवी स्टेशन को आग लगा दिया गया, मंत्रियों को निशाना बना दिया गया। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को गली में पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर। कच्छा पहन के उनका वीडियो वायरल हो गया। नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए गए। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी पर हमला हुआ, पत्नी झुलस कर मर गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो था वो खूनी क्रांति में तब्दील हो गया। हालांकि ये सब रुक सकता था अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से मुंह छोड़ देते, क्योंकि सबको पता था कि जब बच्चों पर गोलियां चली तब प्रदर्शन उग्र हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते तो आज ये घटनाएं रुक सकती थी, क्योंकि नेपाल जब चल रहा था तब भी ओली कुर्सी का मुंह पकड़े बैठे थे, कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। 20 मौत के बाद भी जिद थी। इस्तीफे से पहले सेना से सुरक्षा मांगी, हालांकि फिर सेना ने कहा कि पहले कुर्सी छोड़। ओली के घर पर हमला हुआ तो वो तो हेलीकॉप्टर से भाग गए, शायद दुबई भाग गए। उनका सियासी सफर 14 साल की उम्र से शुरू हुआ था। कभी राजशाही के खिलाफ आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टी, जेल जाना, 10 साल में 4 बार प्रधानमंत्री, हालांकि कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। चीन के करीबी आधा दर्जन मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, लेकिन इन सब के बीच में नेपाल जलता रहा। और नेपाल जला क्यों? क्योंकि वो गोली मारी गई थी। वो बच्चे जो हाथों में किताब तख्ती लेकर थे, उन्हें गोली मारी गई थी। बच्चे कहते रहे कि गोली पैर में लग सकती थी, अगर मारना ही था दूसरे तरीके अपनाए जा सकते थे, पानी की बौछार का इस्तेमाल था। गोली कभी यूज़ नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी वॉयल। जहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जहाँ पे सब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे आप गोली नहीं कर सकते, वो इलीगल है बेसिकली। लेकिन बच्चों को मारने कदम नेपाल ने उठाया, फिर बच्चों ने नेपाल को तबाह कर दिया। 13 एकड़ का राष्ट्रपति भवन कब्जे में लिया गया, सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए गए, घर फूंक दिया गया। पीएम हाउस जो था, ओली का घर, संसद, सब आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आग के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट बंद है, ट्रांसपोर्ट ठप है, कर्फ्यू लगा है। ये कहा जा रहा है कि आर्थिक नुकसान जो है अरबों में है, लेकिन इन सबसे ऊपर ये सब तो दोबारा भी ठीक हो जाएगा। वो 20 निर्दोष जिंदगियां कहां से हैं? अस्पताल घायलों से भरे, पर्यटन व्यवस्था ठप है और युवा कह रहे हैं कि सत्ता को बदलने की। हालांकि गोली के साथ साथ कहानी और भी आती है, भाई भतीजावाद की, नेपो किड्स की। नेपाल में बीते कई समय चल रहा है कि नेपाल में नेताओं के बच्चे मौज काट रहे, सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ता है, प्राइवेट जेट में घूमते हैं, विदेशी कारों में चलते हैं, महंगे वेकेशन जाते हैं। नेपो किड, नेपो बेबी, ये लगातार ट्रेंड हो रहे थे। 20 अमीरों के पास संपत्तियां हैं, 56%। युवा चिल्लाए कि हमारे टैक्स पर ये मौज काटते हैं, और यहीं से कहानी पलट गई। भ्रष्टाचार जो था उसमें आग में घी का काम कर गया। ट्रांसपेरेंसी थी नहीं,
नेपाल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है। 2021 में बंदूक घोटाला 54,600 करोड़, 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 13,600 करोड़, 24 में कोऑपरेटिव घोटाला 69,600 करोड़। ओली पर भी चीनी डील से कमाई करने का आरोप लगा और युवाओं ने यही कहा, बहुत हुआ सम्मान। बेरोजगार युवा जो थे वो सड़कों पर थे और बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह थी। लगातार यहां से पलायन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और उस पलायन के बीच में जब आपने सोशल मीडिया बैन किया तो प्रदर्शन सड़कों पर उतरा और उसके बाद जब आपने गोलियां चला दी तब वो दमन की पराकाष्ठा को पार कर गया। इसलिए आज जब आपको नेपाल की तस्वीरें देखकर गुस्सा आ रहा है कि वहां पर मंत्रियों को दौड़ाकर पीटा क्यों गया, कई घटनाएं ऐसी हो जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा नेपाल के बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 20 बच्चों को मार दिया गया। 20 बच्चों को, मासूम बच्चे, 18 से 28 साल के बच्चे, वो बच्चे जो नेपाल का भविष्य थे। और इसीलिए क्रांति अचानक नहीं होती। देखिए अब पता चल रहा है एग्जैक्टली क्या हुआ, मगर मुझे लगता है कि पहले से करप्शन ऑब्वियसली पहले से था और लोगों को लगना शुरू हो गया था कि कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही। लोगों ने शायद आवाज़ उठानी शुरू की है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया को कंट्री ने बैन करने की कोशिश की। जब बैन किया तो लोग और परेशान हो गए और उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट कोई हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट में फिर गोलियां चल पड़ी और वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। वहाँ पे जेन जी ने या यंगस्टर्स ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली और ये सब किया और गवर्नमेंट को हटा दिया। ऑब्वियसली जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के साथ कुछ हुआ, दैट इज़ ऑब्वियसली दैट नॉट गुड। ये सब नहीं होना चाहिए था, मगर जेन जी ने जो करना था कर दिया है। आई होप कि अब जो है सिचुएशन सॉल्व हो जाए। आई होप कि उनके वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक यंगस्टर हैं हु इज़ अ रैपर जो मेयर ऑफ काठमांडू था शायद, मे बी ही इज़ गोइंग टू बी दी लीडर। सो जो जेन जी चाहती है दे कैन ट्राई टू यूज़ दैट एंड सी। अगर आर्मी उनके साथ रहे, अच्छी बात यह है कि आर्मी ने कोई कू वगैरह कुछ नहीं किया। आर्मी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है और वो देखेगी कि कौन सा इंसान पॉलिटिकल पावर में आना चाहता है उसको एक मौका देगी। तो इसमें देखिए यही है कि चीज़ें धीरे 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 इकट्ठी होकर यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि इतना लॉस हो जाता है कंट्री का भी। मगर आई होप कि लॉ इतना अच्छा हो कि नौबत यहाँ तक ना आ पाए, चेक्स एंड बैलेंस इतने बढ़िया हों कि लोग करप्शन ना कर पाएँ और ये सब नेपोटिज्म ना हो पाए। तो आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।